तो जो भी सुनाई दो चार बातें है ना, जरूरी था वो। चलो ठीक है, तो आप सभी का वेलकम। आए आप सभी संडे के दिन निकाल के इतना, आजकल की दुनिया में कौन किताबों पे इंटरेस्ट रखता है भाई इतना ना। तो आप चंद बचे कुचे हैं, अच्छे इंसान हो दुनिया में, जो माँ बाप के लिए अच्छी मेहनत करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो भी है। सोचो अगर ये भी ना हो तो क्या हो दुनिया में ना, हमारे जैसे टीचरों का क्या हो फिर, जो भी है। तो आप सभी को पता है अर्जुन बैच हमने स्टार्ट कर रखा है, और अरिथमेटिक सेशन हमने स्टार्ट कर लिया था, और रेशियो का टॉपिक हमने फाइनली ख़त्म कर लिया था हमने, मतलब हम फुल एनालिसिस कर रहे हैं। और जो भी एसएससी की पिछले 2024, 23, 22, 21, 20 जो भी एग्ज़ाम्स होती है, उनके लगभग 30-40 एग्ज़ाम्स के जो भी पेपर्स के सवाल होते हैं, उन सारे सवालों को हम सोल्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और उसके बाद जो बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे टाइप वाले सवाल, मॉडरेट क्वेश्चन हुए, कैलकुलेशन में जो बढ़िया सवाल है, जिनमें कुछ कैलकुलेशन की स्किल लग सकती है, जिसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सवाल को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन या किस हिसाब से हम जल्दी कर सकते हैं, वो चीज़ हम समझ रहे हैं। क्योंकि पहले तो बेस होता है भाई, सबसे पहले तो एक बेसिक बेस होता है मैथ्स का, कि आपने फाउंडेशन बैच में जो पढ़ा, कि फाउंडेशन बैच में आपने समझ लिया कि परसेंटेज टॉपिक या रेशियो टॉपिक में कितने टाइप के सवाल होते हैं, उनके बेस कंसेप्ट क्या है। फिर बात आती है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस में क्या चाहिए भाई, प्रैक्टिस में आपको दिमाग और स्किल भी तो चाहिए, और माइंड और स्किल अगर आप लगाओगे तभी तो आप थोड़ा सा रिजल्ट बेटर प्राप्त कर पाएंगे। तो वो थोड़ा सा हम प्रैक्टिस साथ में मिलके कर रहे हैं कि किस तरह से हम सवालों को बेटर बना सकते हैं। एक फिर ये हो गया कि भाई हर कोई सवाल मुझे सोल्व ना करना पड़े, तो एक ऐसा भी प्रोसेस होता है, या टीचर की जिम्मेदारी भी होती है कि आप सभी को कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट दिया जा सके। ये टीचर का फायदा होता है इस चीज का। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लो जितने भी सवाल होते हैं उनको सोल्व करते हैं, और लगता है कि ये सारे नॉर्मल सवाल है, बेसिक सवाल है, अगर आप फाउंडेशन बैच में आप एक बार अगर आप पढ़ चुके हो तो मेरे हिसाब से इनको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उनमें से हम 100-150 वो सवाल निकालते हैं जो बढ़िया सवाल होता है, जिनको हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है। हमने परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट संडे को, और परसेंटेज थोड़ा सा लंबा टॉपिक होता है, तो लगभग 974 के आसपास सवाल, लगभग 35 के आसपास एग्जाम, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल जो भी थी, उन सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस हमने सोल्व किए। सोल्व करने के बाद हमने लगभग 199 बेस्ट सवालों का कलेक्शन निकाला है, जिनको हमने 4-5 कैटेगरी में बांटा है। जैसे कि बेस्ट मॉडरेट क्वेश्चन हो गया, मतलब जो सवाल की भाषा हो, चुनाव का सवाल हो, लेकिन उसमें लैंग्वेज थोड़ी बढ़िया बना के अलग कुछ मॉडरेट सवाल बनाए जाए, तो उनको हम मॉडरेट क्वेश्चन बोल रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे जिनमें कुछ बेटर कंसेप्ट लग सकता है सवालों में, कि भाई मुझे लगता है कि इस सवाल को सोल्व करने में हो सकता है कई थोड़ा लेंदी सॉल्यूशन ले जा सकता है, तो अपने दिमाग में एक आइडिया है कि सवाल को हम इस बेस्ट कंसेप्ट से सोल्व कर सकते हैं, तो थोड़ा कम टाइम लगेगा। उसके अलावा कैलकुलेशन अगर कोई सवाल में होती है, तो उनको हम स्किल से कैसे बेटर मैनेज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम सवालों को कितनी जल्दी सोल्व कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में आएगा हार्ड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, जिनको हम बोल सकते हैं कि ये हार्ड क्वेश्चन है। या फिर एक आधे सवाल ऐसे भी होते हैं जिनको शायद एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि एक सिंगल सवाल में 2-3 मिनट लगाने के बजाय हम उसको स्किप करें तो ज्यादा अच्छा फायदा होता है। क्योंकि मेरा यही टारगेट होता है कि मैथ्स के 25 बाई 25 सवाल करने से कोई सिलेक्शन नहीं होता है। सही दिमाग तो इस बात का है कि अगर आप कम टाइम में 23 सवाल, या सही टाइम मैनेजमेंट में अगर आप 22-23 सवाल कर देते हैं, तो वो आपके सिलेक्शन के लिए ज्यादा अच्छी बात होती है। एक कक्षा के 64% विद्यार्थी लड़कियां हैं, और 81.25% लड़कियों ने अपने पसंदीदा खेल के रूप में फुटबॉल को चुना है। यदि 143 लड़कियों ने फुटबॉल को अपना पसंदीदा खेल चुना है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है भाई? सबसे पहले तो सवाल में ही बोल रहा है कि 64% विद्यार्थी लड़कियां हैं, तो यहां से आप लड़कों लड़कियों का रेशियो बना सकते हो। 81.25% लड़कियों ने अपना पसंदीदा खेल के रूप में फुटबॉल को चुना है, और 143 लड़कियों ने फुटबॉल को अपना पसंदीदा खेल चुना है। इसका मतलब ये 143 81.25% के बराबर है, और कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या मतलब 100% का मान पूछ रहा है। बेटा आपको ये बात पता है कि अगर आप डायरेक्ट ऐसा करोगे ना कि 143 में आप 81.25% का भाग दोगे और फिर 100 से गुणा करोगे, तो उससे टोटल लड़कियों की संख्या आएगी। सही बात है। फिर जो भी आएगा उसमें 64 का भाग देके फिर 100 से गुणा करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये होता है कि अपन रेशियो बना सकते हैं भाई। जैसे 64% लड़कियां हैं, तो भाई टोटल विद्यार्थी 100, 64 लड़कियां और लड़कों की संख्या 36 हो गई। फिर जो 64 आप लड़कियों की संख्या का रेशियो मान रहे हो, उसका 81.25% निकालना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ही भाई। तो या तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो सवाल को, आप एक सिंगल स्टेप में सवाल हम कर सकते हैं कि भाई 143
ये जो 143 लड़कियों की संख्या है, हम कह सकते हैं कि ये 81.25% के बराबर है। आप 100 से गुणा कर दोगे तो टोटल लड़कियों की संख्या है, और ये जो लड़कियों की संख्या है ये 64% के बराबर है। इसको फिर से 100 से गुणा करोगे तो टोटल विद्यार्थी आ जाएंगे। सही बात है। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप, जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो भाई 100 और आ जाएगा। फिर आप 25 से काट सकते हैं इसको, तो 25 से अगर आप काटेंगे तो 81 का तो 4 गुना होगा, 320, और 4 324, और 1 325 बार ही घटेगा, ये 4 हो जाएगा। फिर 25 से और काट सकते हैं, तो 4 × 12 और 1 13 होगा, 1 4 ये भी होगा, 13 का भाग इसमें देंगे तो 11 होगा, 4 चौक 16, और इसमें भी तो 4 होता ही है, तो 4 का क्यूब होके कट जाएगा, और 25 को 11 से गुणा करेंगे तो 275 सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, और कुछ आप कहना चाहो तो बताओ। ठीक है भाई, तो 2 तरीके थे, या तो रेशियो बना के सवाल कर सकते थे, बट ये नंबर थोड़ा सिंपल होता, 81.25% वाला नंबर अगर थोड़ा सिंपल होता तो रेशियो वाला तरीका ठीक होता। फिर हम 64 का, जैसे मान लो यहाँ पे 40%, 50% ऐसा कुछ होता है, तो हम 64 का 40-50% निकाल के रेशियो से कर लेते हैं, ज्यादा इजी होता तरीका जो भी है। ठीक है भैया, चलो भाई अगला सवाल ये है कि यदि 20% दूध वाले 36 लीटर विलियन को 10% दूध वाले 48 लीटर विलियन में मिलाया जाए तो परिणामी विलियन में दूध की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। देखिए यार, जब भी ऐसा सवाल आपको मिले ना, जैसे एलिगेशन में सवाल मिल गया है, परसेंटेज में मिल गया, तो ये 36 लीटर मिश्रण है जिसमें 20% भाग दूध का है, और एक 48 लीटर मिश्रण है जिसमें 10% दूध का भाग है। इन दोनों को मिलाया जाए तो दूध का प्रतिशत मात्रा क्या होगी। तो एक तो एलिगेशन मेथड भी लगा सकते हो, लगाने के लिए कोई दिक्कत है नहीं, बट मैं सिंपल तरीका अगर सवाल का देखूं तो एक तो इस सवाल में ये पॉइंट होता है कि जैसे आप सवाल का बेसिक समझते हो, मतलब मुझे 36 लीटर का 20% निकालना है, 48 लीटर का 10% निकालेंगे तो पता चल जाएगा इसमें दूध की मात्रा और उसमें दूध की मात्रा कितनी है। फिर दोनों को मिलाएंगे तो दोनों में जो दूध की मात्रा होगी उसको जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद उसमें भाग किसका देंगे, टोटल मिश्रण का, यानी कि 36 और 48 का जो टोटल होगा उसका भाग देंगे। ये पॉइंट होता है। तो जब भी ऐसा सवाल मिले ना आपको, तो आप एक काम कर सकते हैं, 36 और 48 से सवाल करने के बजाय इसका रेशियो बना के भी सवाल कर सकते हैं भाई। मतलब बात वही होती है, क्योंकि जैसे आपको पता है, सवाल का बेसिक समझाता हूं कैसे भाई, क्योंकि आपको पता है 36 का 20% निकालोगे और 48 का 10% निकालोगे, इसकी दूध की मात्रा है, इसमें दूध की मात्रा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया मिलाने के बाद टोटल दूध की मात्रा, और उसमें हम भाग देंगे किसका, 36 + 48 टोटल मिश्रण का, और गुणा किससे करते हैं, 100 से। बट ये तो पहले परसेंटेज में है तो वो बात अलग है। अब देखो यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है, तो 12 × 36 12 × 4 48, और ये 12 × 36 12 × 4 48। तो जब भी ऐसा सवाल मिले जिसमें आपको क्वांटिटी दे रखी हो, फाइनल आंसर परसेंटेज में पूछ रहा हूं, तो मैं अमाउंट से सवाल करूं चाहे मैं उसका रेशियो बना के सवाल करूं, बात एक ही है। दूसरी बात खास क्या है, दूसरी खास बात यह है, कैलकुलेशन का मतलब हो गया कम पेन पेपर में सवाल होना चाहिए। अब मैंने अगर इनका रेशियो बना लिया ना, तो अब मिश्रण की मात्रा 36 लीटर की जगह 3 यूनिट हो गई। अब मुझे 3 यूनिट का 20% निकालना है, तो दोनों को गुणा करना है, 20 × 60, और 4 यूनिट का 10%, और 60 और 40 को जोड़ा, और 100 में किसका भाग, 7 का भाग देंगे तो 14.28% होगा। तो इससे क्या होगा, पेन पेपर चलेगा नहीं, दिमाग में इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब लिख लेते हैं थोड़ा सा, 3 का 20% मतलब इसमें 60% दूध है, और 4 का 10% मतलब इसमें 40% दूध है, और दोनों को मिला के 100% दूध की मात्रा है टोटल 7 यूनिट मिश्रण में। तो आंसर हो जाएगा 14.28%। ओके ओके भाई, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्दियों के दिनों में दिन के समय औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस होता है और रात में तापमान गिरकर 8 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो प्रतिशत कमी क्या है। ये सवाल काहे के लिए लिया बताओ, कितना इजी सवाल है तो भाई। मतलब आप ऐसे कर सकते हो कि सर्दियों के दिनों में दिन में समय औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है और रात के तापमान में गिरकर 8 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो कमी पूछ रहा है, तो निकाल सकते हो आप। मतलब आप क्या करोगे, 34 में और 8 में अंतर करेंगे, भाई कमी कितने की हो रही है, 26 की कमी हो रही है, फिर 26/34 × 100 करके आंसर निकाल लेंगे। बट मेरे दिमाग में आइडिया ये आता है कि मैं सवाल को ऐसे भी कर सकता हूं कि मैं यही पता कर लेता हूं कि वर्तमान में जो 8 डिग्री सेल्सियस है वो 34 का कितना परसेंट है। भाई ये 100% है, भाई ये मूल मान है तो 100% है, हमें पूछना है कितना कम हो गया, तो ये देख लो ना कितना रह गया। तो मैं ऐसे भी सवाल कर सकता हूं कि 8/34, जिसका मतलब है 4/7
17, 1/17 का मतलब होता है 5 से ही 15/17, जिसका कितना गुना करेंगे? 4 गुना अगर आप करोगे तो 5 चौके 20 प्लस 15 चौक 60, और 60 में 17 का भाग देंगे तो 17 × 51, लगभग से काम चल जाएगा अपना, मतलब 23 पॉइंट कुछ परसेंटेज आएगा ये। अब बताओ वर्तमान में अगर ये 8 डिग्री सेल्सियस 34 का 23 पॉइंट कुछ रह गया तो कम कितना हुआ? उसके लिए 100 में से आप 23 घटा सकते हैं, तो 100 में से 23 घटाएंगे तो 77 में से पॉइंट और घटेगा तो 76 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, और एक ऑप्शन आपके पास है 76.47%। सही बात है। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा नंबर छोटा था ना भाई, ज्यादा ही डीप कमी हो गई। हाँ, अगर ये 34 होता है, ये 30 होता तो फिर मैं वो नहीं करता, ये नहीं करता, फिर मैं 30/34 नहीं करता, फिर मैं 4/30 4/34 ही करता। तो कैलकुलेशन का नंबर छोटा रहेगा, वो कंडीशन है। तो यहाँ पे 34 से 8 पे आ रहा है, मतलब अंतर जो है वो 26 का है, तो 26 का कैलकुलेशन करे उससे अच्छा 8 का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम यही पता कर लेते हैं कि वर्तमान में जो 8 डिग्री सेल्सियस है वो पहले वाले मूल तापमान 34 का कितना परसेंट है, तो लगभग 23 पॉइंट कुछ है, तो लगभग 23 पॉइंट कुछ रह गया। वर्तमान में अगर तापमान 23 पॉइंट कुछ परसेंट रह गया तो कम कितना होगा? 100 में से 23 कम करेंगे, 77 में से पॉइंट और कम होगा तो 76.47% होगा। ठीक है भाई, चलो भाई अगला सवाल है, यदि संगीता के मासिक वेतन में 3 से 2/3% की वृद्धि की जाती है और उसे 132 रुपए अधिक मिलता है, तो संगीता का मासिक वेतन क्या है? नॉर्मल पॉइंट है, और आपको बता भी रखा है कि जब भी ऐसा कोई परसेंटेज जाए तो हम क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो मासिक वेतन में 3 से 2/3% की वृद्धि हुई है, इसका वाला 3 3 नोट दो, 11/300 की वृद्धि हुई है, यानी उसके वेतन में 11/300 भाग की वृद्धि हुई। इसका मतलब यह है कि उसका मूल वेतन 300 यूनिट था और वृद्धि, और वो खुद ही बोल रहे 132 अधिक मिलता है, तो ये वृद्धि तो है, यानी 132 क्या है? 11 यूनिट के मान है तो 1 यूनिट का मान 12 होगा, और उसका मूल वेतन 300 यूनिट का मान कितना होगा? 36 हो जाएगा। ये एक नॉर्मल सवाल है, ठीक है। एक सिंगल सवाल लिया था मैंने ताकि ये बात रहे कि हाँ चलो ऐसा रेशियो बना के सवाल हम करते हैं, वो कंडीशन। चलो भाई अगला सवाल है, दो व्यक्ति ए और बी के भार का अनुपात 5:3 है। यदि ए के भार में 5% वृद्धि हो जाए और ए तथा बी का कुल भार 15% बढ़कर 52 kg हो जाए तो बी के भार में हुई प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? चलो भाई ठीक है, तो एक तो सवाल में मुझे यह समझ में आया कि ए और बी के वेतन का अनुपात दे रखा है 5:3, और ए का जो भार है वो 5% बढ़ा है, दोनों का भार टोटल 15% बढ़ा है, और बी के भार में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। अगर फाइनल आंसर परसेंटेज में पूछ रहा है तो मुझे लगता नहीं इसकी जरूरत पड़ेगी, पहली बात तो ये। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है भाई, इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम। ए का भार 5 यूनिट मानेंगे, बी का भार 3 यूनिट मानेंगे, दोनों का टोटल भार 8 यूनिट है। इस 5 का 5% बढ़ा है, इसका मतलब है, या 25% ही कर लो, परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 25% बढ़ाई, और 8 का 15% बढ़ा है, तो 8 का 15% बढ़ा है, तो 15 × 120% बढ़ा है। तो अगर 120% दोनों को मिला के बढ़ा है, जिसमें से 25 ये बढ़ा है, तो ये वाला 95% बढ़ा है कितने पे? तो आप इसमें 3 का भाग दे तो आंसर आ जाएगा। तो बताओ कितना आएगा आंसर? 32 का 3 गुना छाड़ में होता है, तो 31 पॉइंट कुछ ही आएगा, तो 31.67% राइट आंसर हो जाएगा। सही, ठीक है। तो फाइनल आंसर परसेंटेज में पूछ रहा है, तो रुपए, अमाउंट, केजी, संख्या जो भी होती है उसकी जरूरत नहीं होती है, रेशियो से सवाल करते हैं। दूसरी बात, रेशियो से सवाल अगर आप कर रहे हो तो 5 का 5% निकालना है तो 25%, 8 का 15% निकालना है तो 15 × 120%। बाकी लैंग्वेज है कि दोनों को मिला के टोटल 120% की वृद्धि हुई, जिसमें से ए का 25% बढ़ा तो बाकी का 95% बी का बढ़ा, वो कंडीशन। चलो भाई अगला सवाल क्या है, एक आदमी अपनी आय का 87% खर्च करता है, उसकी आय में 18% वृद्धि और उसके व्यय में 17% की वृद्धि हुई, तो उसके बाद उसकी बचत में वृद्धि होगी। चलो भाई ठीक है, तो एक व्यक्ति अपनी आय का 87% खर्च कर रहा है, आय खर्चा बचत वाला टाइप है, नंबर थोड़ा बढ़िया था, 87 जैसा नंबर आ रहा है पे, तो 100 87 13 वाला रेशियो बनेगा, 17 और 18 का पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा सवाल तो आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। एक व्यक्ति अपनी आय का 87% खर्च करता है, तो मतलब रेशियो बन जाएगा उसका, आय 100 खर्चा 87 और बचत, अब ये जो आय 100 होगी उसका 18% बढ़ेगा तो 18, और व्यय में 17% वृद्धि होगी तो 87 का 17%। भाई इसी वजह से तो सवाल लिया, 87 का 17% हो गया, ठीक है भाई। फिर उसकी बचत में वृद्धि कमी पूछ रहा है आपसे, जो भी है, कैसे इजी हो सकता है सवाल?
भाई एक तो तरीका ये होगा कि आय 100 हो गई, 87 और 13, ये 100 का 18% बढ़ेगा तो 18 ही बढ़ेगा, और 87 का 17% निकालना ही पड़ेगा। 87 को 17 से गुणा करके 100 का भाग देना पड़ेगा भाई। तो 17 संते 119 का 9 हासिल 11, और 17 को 8 से गुणा करेंगे तो 80 में 56 जोड़ेंगे 136। ठीक है, पाड़े वाड़े नहीं आते में भी। तो 136 और हासिल कितनी है 11, तो 143, और इसमें 100 का भाग देंगे तो 14.79 की वृद्धि होगी। अब इसमें से एक घटाएंगे भाई, तो 3.21, यानी जो बचत है उसमें 3.21 की वृद्धि होगी कितने पे, तो 100 से गुणा करने पे तो पॉइंट तो हट ही जाएगा। और आप 13 का भाग दे सकते हैं, तो 13 दूनी 26 से इस पर 6 बचेगा तो 13 7 भाई 13 चौक 52, तो 24.69% सवाल का राइट आंसर होगा। और क्या तरीके हो सकते हैं इसमें, मतलब ठीक है वैसे तो नॉर्मल कैलकुलेशन पता होना चाहिए आपको, ठीक है। बाकी रेशियो तो इसका और क्या बनेगा, रेशियो तो यही है भाई 100 87 13 का तो रेशियो बन ही नहीं सकता। क्या 87 क्या है, वो चीज है। एलिगेशन मेथड भी लगता है इन सवालों में, जैसे आय 18% वृद्धि हुई है और उसके व्यय में 17% वृद्धि, बट कैलकुलेशन मुश्किल ही होगी क्योंकि नीचे जो रेशियो होगा वो खर्च और बचत का रेशियो होगा, वो 87 और 13 होगा, और 87 और 13 का टोटल वैसे 100 हो रहा है। कैलकुलेशन तो ईजी रहेगी, ज्यादा मुश्किल तो नहीं रहेगा, कर सकते हो एक बार देखिए। जैसे मैं एलिगेशन मेथड लगाता हूं तो मैं ये कहूंगा कि उसके खर्चे में 17% बचत का निकालना और आय में 18% और नीचे 87:13 होगा, तो इन दोनों का अंतर 1 है। ठीक है, मतलब कि मतलब समझ रहे हो 1% आ रहा है, 1% 13 यूनिट का मान है, तो फिर हमें पता करना 87 यूनिट का मान कितना है, तो भाई 1 में 13 का भाग देके 87 से गुणा करेंगे तो कुल मिला के 87 में 13 का भाग लगेगा, तो 13 का भाग कितनी बार जाएगा, तो 6 पॉइंट कुछ आएगा ये आंसर। और आप जानते हैं ये जो नंबर होगा वो 18 से ज्यादा होगा, तो 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। अब आप देख सकते हो 24 पॉइंट कुछ एक आंसर है, तो ये ऑप्शन कर सकते हो, मतलब पूरा करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन की वजह से लगभग हो ही जाता है। ऑप्शन तो भाई भगवान है एक तरह से ना, ये पता चलेगा आज आपको, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा खास बात है ये। और प्रैक्टिस करने से ही समझ में आता है चीजें कैसे होती है ना, वही चीजें होती है, बाकी ऐसे सोचने से कुछ ना। ठीक है, 4-5 सवाल जो पिछले कड़ी के चल रहे हैं उनको एक बार देख लेते हैं। चलो भाई अगला सवाल क्या है, एक चुनाव में मतदाताओं के पास 3 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को वोट देने का विकल्प है, मतलब 3 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को वोट देने का विकल्प है, उनके पास सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, यानी नोटा के चयन का भी विकल्प है। तीनों उम्मीदवारों को नोटा के 6 गुना वोट मिलते हैं, तो विजेता को दूसरे उपविजेता के वोटों के 2 गुने वोट मिलते हैं। पहले उपविजेता को नोटा से 900 अधिक वोट मिलते हैं और दूसरे उपविजेता को 150 वोट से हरा देता है, तो डालेंगे वोट क्या है, मतलब बढ़िया सवाल है। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी, मॉडरेट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मतलब बेस्ट सवालों का काउंट हो गया। तो रेशियो बनेगा इस सवाल में, ये तो समझ में आया, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का समझ में आया कि भाई तीनों उम्मीदवारों को नोटा के 6 गुना वोट मिले। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर नोटा में 1 वोट है तो तीनों के टोटल वोट 6, रेशियो हो गया 1:6 का। दूसरा पॉइंट ये कि तीनों उम्मीदवारों को नोटा से 6 गुना वोट मिले, विजेता को दूसरे उपविजेता के वोटों से 2 गुना वोट मिला, तो 3 उम्मीदवार है भाई, तो विनर फर्स्ट हो गया और सेकंड और थर्ड हो गया। भाई ये तो विनर है, ये तो विनर है, और बाकी के मान लो विजेता फर्स्ट और सेकंड मान लो, ऐसे मान लेते हैं 3 को। अब इसने बोला है कि 3 उम्मीदवार, विजेता को दूसरे उपविजेता, तो एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहां पे, मतलब दूसरा उपविजेता भी खास बात है। ये विजेता है, ये पहला उपविजेता है और ये दूसरा उपविजेता है, तो विजेता को दूसरे उपविजेता के वोटों से 2 गुना वोट मिला है, इसका मतलब है कि 2 और 1 का रेशियो बनेगा। और पहले उपविजेता को नोटा से 900 वोट अधिक मिले हैं, मतलब नोटा में कितने वोट है, 1 यूनिट है, तो इसको 900 ज्यादा मिले, तो इन दोनों का अंतर हो गया 900 समझ लो। और इसने बोला कि पहले उपविजेता को नोटा से 900 अधिक वोट मिले और वह दूसरे उपविजेता को 150 वोटों से हरा देता है, इसका मतलब है इन दोनों का अंतर 150 होगा। भाई इन दोनों का अंतर 150 होगा और ये नोटा से 900 वोट अधिक मिल रहा है, तो मैं या तो एक्स वैक्स मानना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो जो भी है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, हो जाएगा भी।
भले एक्स के बिना या एक्स को मानना पड़ेगा, वो कंडीशन इंपॉर्टेंट होगी। चलो एक्स मान लेते हैं हम। ठीक है भाई, एक्स मान के सवाल करते हैं। जैसे मान लो एक बार के लिए कि नोटा में जो वोट है वो कितना है, तो तीनों के टोटल वोट 6x है। अब ये जो दूसरा उपविजेता है, ठीक है, विजेता को दूसरे विजेता से दुगने वोट मिले और पहले उपविजेता को नोटा से 900 अधिक वोट मिले, तो इसको नोटा से 900 अधिक वोट मिले हैं तो x प्लस 900 हो गया। और इसको 150 ज्यादा वोट मिले हैं तो इसके जो वोट होंगे वो x प्लस 150 कम, मतलब 750 हो गए। और जो विजेता को वोट मिले हैं वो इस दूसरे उपविजेता से दुगने वोट मिले हैं, तो इस x प्लस 750 का डबल कर सकते हैं हम, तो 2x प्लस 1500 हो गया। ऐसे तीनों के वोट हो गए और इन तीनों का जो टोटल वोट होगा वो 6x के बराबर हो गया। और डाले गए कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, तो डाले गए टोटल मतों की संख्या कितनी होगी, 7x होगी, क्योंकि ये भी तो नोटा में डले, ये भी तो डाले गए वोट ही है। तो इन तीनों का टोटल 6x के बराबर होगा। तो अब आप कह सकते हैं 2 और 2 4x, मतलब आप लिख लेते थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4x हो गया और 1500 900 और 700 1600 होता है, तो 3150 हो रहा है। तो 4x प्लस 3150 हो गया, तो ये 2x बचेगा भाई। ठीक है, तो 2x बराबर 3150 होगा। तो यहां से x का मान कितना आएगा, 1575 आएगा। और x का मान 1575 होगा तो टोटल डालेंगे वोट 7x है, तो आप 1575 को 7 से गुणा कर सकते हैं। तो 15 7 105 और 7 7 49, मतलब कितना आ जाएगा, ठीक है। तो 7 पंजे 35, 7 7 49 और 2 25, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा 110 25। पता है और कुछ हो सकता है इसमें, ठीक है। एक्स पे तो जाना ही पड़ेगा, ऐसा लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि 150 कम करना है, 900 ज्यादा करना है, तो वो संख्या है, वो यूनिट में जुड़ नहीं सकती, वो कंडीशन है इंपॉर्टेंट। ठीक है, और देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले सवाल पे आओ। पी आर और एस के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों में से 1/10 मत तो अमान्य है। आर और एस के पक्ष में डाले गए मत कुल डाले गए मतों के आधे हैं और उन्हें बराबर मत मिले हैं। मशीन में खराबी के कारण एस के आधे मत और अमान्य मतों के आधे अतिरिक्त रूप से आर के पक्ष में गिने जाते हैं, तो गलती के कारण आर द्वारा प्राप्त मतों का कुल प्रतिशत कितना है। चलो ये भी एक अच्छा मॉडरेट सवाल है, फाइनल आंसर परसेंटेज में पूछ रहा है, तो आप डालेंगे टोटल मतों की संख्या को अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, तो आप 100 से शुरुआत कर सकते हैं। भाई मैं ये मान लेता हूं कि मान लीजिए टोटल डाले गए वोट 100 है, जिनमें से 1/10 भाग मत अमान्य हो गए, मतलब 10 वोट अमान्य हो गए। आर और एस के पक्ष में डाले गए मत कुल डाले गए मतों के आधे, मतलब 50, और दोनों को बराबर मत मिले तो 25-25। ठीक है, ऐसा रेशियो बनेगा। तो हम मान लेते हैं कि मान लीजिए टोटल डाले गए वोट कितने हैं, इनमें से 1/10 का मतलब है 10 वोट तो अमान्य घोषित हो गए, और आर और एस को 50 वोट मिले, दोनों को बराबर बराबर मिले तो 25-25 मिले, तो यहां से मेरे हिसाब से पी का भी आ जाएगा। ठीक है भाई, अब तुम्हें पता है 25-25 50 और ये 10 ये 60, तो इसका मतलब पी को कितने वोट मिले, 40 वोट मिले। अब मशीन में खराबी के कारण एस के आधे वोट और अमान्य मतों के आधे अतिरिक्त रूप से आर के पक्ष में गिने जाते हैं। तो मशीन में खराबी के कारण एस के आधे वोट 12.5 और अमान्य मतों के आधे वोट यानी 5 वोट आर के पक्ष में गिने जाते हैं। तो आर को टोटल कितने वोट मिले, तो 25 और 12 37 और 5 42.5 वोट मिले हैं भाई। तो आर के पक्ष में टोटल 42.5 वोट मिले, जो कि पूछ रहा है कि आर के द्वारा प्राप्त मतों का कुल कितना परसेंट है। तो आर को जो वोट मिले हैं 42.5, वो डाले कि कुल मत 100 का कितना परसेंट होगा, 42.5 ही होगा। ये सवाल है, बताओ, सिंपल है। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल यह है कि किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 17% की कमी की जाती है तो उसकी खपत में 17% की वृद्धि होती है, तो राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। क्या लगता है, मतलब खपत वाला सवाल है तो, मतलब वो खपत है। ये मेरे हिसाब से किसी वस्तु पर लगाए गए कर का मतलब एक भाव ही हो सकता है एक तरह से, और राजस्व का मतलब तो क्या होता है, खर्चा, आय कह सकते हो, आय कह सकते हो।
क्वांटिटी हो गई, ये कर हो गया और ये इनकम हो गई, उस हिसाब से पॉइंट हो सकता है, रेवेन्यू जो भी है। देखो इस सवाल में एक चीज इंपॉर्टेंट है, मतलब तुम्हें बात पता है कि राजस्व का मतलब क्या होता है, तो जब आप कर को मल्टीप्लाई करोगे किससे, खपत से, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि राजस्व बराबर होगा कर इंटू खपत होगा। जैसे खर्चा बराबर भाव इंटू खपत होता है भाई, जैसे ये होता है खर्चा बराबर भाव इंटू खपत होता है। जैसे और भी चीजें होती है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई। ये पैटर्न ही तो चलता है इन सवालों में भाई, भाई ये वाला पैटर्न इन सवालों में चलता है। तो मैं एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, इस सवाल को देख के हमें जरूरत लगी कि ये चीज भी पता होनी चाहिए। आपको याद होगा भाव खपत खर्चा मेन सवाल होता है, तो आपको पता होगा कि कोई भी तीन में से कोई दो का वर्दी कमी देके वो तीसरे का पूछ सकता है। वो चाहे तो खर्चा भाव खपत में से किसी का भी दे दे, भाव का पूछ ले, खपत का पूछ ले, खर्चे का पूछ ले। तो हम क्या करते थे, रेशियो वाला तरीका लगाते थे कि भाई भाव का रेशियो ये हो गया, खर्चे का रेशियो हो गया, फिर खर्चे वाले रेशियो में भाव वाले रेशियो का भाग देके खपत निकालते थे। लेकिन एक तो देखो यहां पे सवाल देखो कि ये क्या है, कर में 17% की कमी हो रही है, खपत में 17% की वृद्धि हो रही है। तो यहां से रेशियो निकालोगे तो 100 83, वो 100 117, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके राजस्व आएगा। लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं, इन सवालों में सक्सेसिव फॉर्मूला भी लगता है, लेकिन कंडीशन है कि हर कोई सवाल में सक्सेसिव फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। कंडीशन ये है कि अगर सक्सेसिव फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपको भाव का और खपत का देके खर्चे का पूछे, या फिर खर और खपत का देके राजस्व का पूछे, लंबाई चौड़ाई का परसेंटेज वृद्धि कमी दे रखा होगा और आपसे क्षेत्रफल का पूछे। यानी जिन दो को गुणा करने के बाद जो तीसरा बनता है ना प्रोडक्ट, जिसको आप कह सकते हैं कि जिनका प्रोडक्ट के बाद जो नंबर बनता है, अगर इनमें से किसी का मान आपसे पूछता है, परसेंटेज वृद्धि कमी पूछता है, तो आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि क्षेत्रफल का खुद दे दिया कि एक आयत के क्षेत्रफल में 60% वृद्धि, लंबाई में 20% वृद्धि, तो बताओ चौड़ाई में कितने परसेंट वृद्धि, तो उस सवाल में सक्सेसिव फॉर्मूला नहीं लगेगा। ओके, अब मुझे सवाल को देख के ऐसा लगा कि ये बंदा जिसने सवाल बनाया होगा वो ये सोच के बनाया होगा कि यार जिससे सक्सेसिव फॉर्मेट लगा दिया उसका सवाल 2 सेकंड में, और जिसने लगाया उसका टाइम कैलकुलेशन में जाएगा। तो मैंने आप देखे भाई सवाल में वही पॉइंट है। तो आप क्या कर सकते हैं, सक्सेसिव फॉर्मूला लगा सकते हैं अगर ये क्षेत्रफल, खर्चा या जिन दो को गुणा करने से जो तीसरा मान बनता है ना, अगर उसका वृद्धि कमी परसेंट पूछ रहा है तो आप सक्सेसिव फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे इस सवाल में आप देख सकते हो, कर में 17% की कमी हुई और खपत में 17% की वृद्धि हुई, और आपसे क्या पूछ रहा है, राजस्व का वृद्धि कमी परसेंट पूछ रहा है, तो मैं सक्सेसिव लगा सकता हूं। और सक्सेसिव का शॉर्ट टर्म है 17% वृद्धि 17% कमी, मतलब 2.89% की कमी, 2.89% की कमी सवाल का उत्तर होगा। और ये सोच के तो सवाल बनाया होगा शायद कि यार 17 का स्क्वायर करके 100 का भाग ही तो देना। तो बिल्कुल भाई, अगर आपसे राजस्व का पूछ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, सक्सेसिव फॉर्मूला लगा सकते हैं। और 17% वृद्धि 17% कमी का मतलब होता है 17 के स्क्वायर बटा 100 होता है, जिसका मतलब है 2.89% की कमी सवाल का राइट आंसर होगा। हो गया, ओके भाई, चलो भाई, चलो अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में 25% की वृद्धि होती है, फिर 25% की वृद्धि होती है। मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। चलो ठीक है, तो मतलब ये सवाल ये पूछ रहा है कि एक संख्या में 25% वृद्धि होती है, फिर 25% की और वृद्धि होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, 2 बार वृद्धि का सक्सेसिव निकाल सकते हैं। 25 25 50 प्लस 6.25, 56.25% की वृद्धि हुई है। लेकिन सवाल ये पूछ रहा है कि मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि हुई संख्या में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए। अब मैं अगर ऐसा सवाल करूंगा कि 56.25% निकाल लिया, फिर मैं रेशियो बनाऊंगा 100 156.25, तो थोड़ी मेहनत होगी। तो मुझे ऐसा लगता है सवाल में आप कुछ कह रहे हो, नहीं कुछ कह रहे हो। तो जब मुझे लग रहा है अगर ये ओनली वृद्धि परसेंट पूछता ना, भाई आपसे पूछता है तो बताओ संख्या में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो सक्सेसिव ठीक था, बिना पेन पेपर कर लेंगे हम। 25 का डबल 50 प्लस 6.25। लेकिन ये बोल रहा है कि वृद्धि होने के बाद जो संख्या उसको वापस मूल संख्या पे लाना है, तो मुझे लगता है इसका रेशियो बनाना चाहिए। रेशियो बनाना था ठीक रहेगा। कैसे, 25% वृद्धि का मतलब 1/4 की वृद्धि का मतलब, और 2 बार वृद्धि है तो इसका मतलब 25/16 रेशियो आ गया। मतलब कि मूल संख्या का मान 16 था और 25% की 2 बार वृद्धि करने के बाद उसका मान 25 हो गया। अब मुझे इस बढ़ी हुई संख्या, भाई इस 25 को वापस मूल संख्या पे लाना है, तो 9 की कमी करनी पड़ेगी कितने पे, 25 पे, और 9 चौके 36% सवाल का राइट आंसर आएगा। सही, ठीक है।
तो जब ऐसा देखो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे चीजें याद होगी कि जब ऐसा सवाल पूछे जिसमें 25-25% की 2 बार क्रमागत वृद्धि और फिर मूल संख्या पे वापस आना हो, लग रहा है कि पॉइंट में जाएगा भाई, 25 का स्क्वायर 6.25 जुड़ेगा तो पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में जाएगा तो ठीक है यार, रेशियो वाला तरीका ठीक रहेगा कि हम रेशियो बना लेते हैं, उससे भी तो रेशियो बनाओगे, 100 156.25 भी रेशियो ही है। हाँ जी, जीरो होता है वो तो, मतलब 20 और 25 की वृद्धि हो, हाँ तो अलग अलग रेशियो बन जाता है ना भाई। देखो उस पर डिपेंड करता है चीजें, जैसे मान लो अगर आप ये समझते हो कि भाई 25% की वृद्धि और यहां पे, ठीक है, पहली बात तो मुझे ये समझ में आ गया कि इसका सक्सेसिव अगर मैं करूंगा तो पॉइंट में नहीं आएगा ये, क्योंकि 25 और 20 जब गुणा होता है तो 500 होता है, तो 25 और 20 45, 45 और 5 50 की वृद्धि हो रही है, तो ये थोड़ा इजी पड़ जाएगा कि 100 150, 50 को वापस 100 पे लाना है तो 50/150 हो गया। या आप रेशियो भी बना सकते हो, ऐसी बात नहीं, 25% वृद्धि का मतलब 5/4, 20% वृद्धि का मतलब 6/5, ऐसे रेशियो बना लेंगे। जरूरी थोड़ी स्क्वायर करना, स्क्वायर क्यों करते हैं भाई? स्क्वायर तो इसलिए करते हैं क्योंकि सेम रेशियो 2 बार है, अगर एक सेम रेशियो 2 बार होता है इसलिए स्क्वायर कर रहे हैं। अब सेम रेशियो 2 बार नहीं है तो अलग अलग रेशियो को मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये भी इजी पड़ेगा, इसका मतलब है 3/2 हो गया, तो मूल संख्या 2 थी, अब 3 हो गई, 3 को वापस 2 पे लाना है तो 1/3 की कमी करेंगे, उससे भी सवाल हो जाएगा। ठीक है, ओके भाई, ठीक है। तो मतलब ये हमारा पिछला ही पार्ट था जो चल रहा था, फिलहाल आज का जो सेशन था वो यहां से शुरू करना था हमें। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे। अभी तक तो हम वो सवाल कर रहे थे जिनमें लैंग्वेज बढ़िया थी, मॉडरेट बढ़िया था, कुछ पॉइंट था। अब हम बात करते हैं बेस्ट कैलकुलेशन स्किल क्वेश्चन, मतलब कोई सवाल में कैलकुलेशन ज्यादा हो तो उसको कम कैलकुलेशन में हम कैसे कर सकते हैं और उसके लिए क्या स्किल हो सकता है, वो कंडीशन है। तो चलो एक बार एक एक सवाल आप देखते जाएगा, सुनते जाएगा, समझते जाएगा, करने के बाद अगर कोई लगे सवाल में कि ये चीज और भी ज्यादा बढ़िया हो सकती है तो आप बताएगा। जैसे क्वेश्चन है कि गौरव प्रतिदिन 800 रुपए कमाता है और कुछ हफ्तों के बाद वो प्रतिदिन 960 रुपए कमाना शुरू कर देता है, तो उसके आय में कितने % की वृद्धि हुई। हालांकि नॉर्मल सवाल आप कर लोगे, मुझे पता है कि 800 से 960 हो गया तो 160 की वृद्धि, फिर आप 160 बटा 800 गुणा 100 ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर उसका वेतन पहले 800 था और अब 960 हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसका रेशियो बना सकता हूं, और रेशियो में मैं इतना ही बनाऊंगा कि मैं इसको सिर्फ 8 से काटूंगा, मतलब पहले उसका वेतन 100 था और अब 120 हो गया, तो यहीं से मुझे देख के समझ में आ गया, इसका मतलब है 100 से 120 हो गया तो 20% की वृद्धि होगी, सवाल का उत्तर है। सही बात है। तो क्या कर सकते हैं, हम रेशियो बना सकते हैं, बट डिपेंड ही करता है कि ये 100 बन जाए, मतलब पिछला जो अमाउंट है वो 100 बन जाए। जैसे 800 से 960 हो रहा है तो मुझे पता है इसको 8 को काट के मैं 100 से वृद्धि निकाल सकता हूं, और मुझे दिख रहा है 960 में 8 का भाग जा रहा है, तो ये जो तरीका भी मैं बता रहा हूं इसमें पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। 100 से 120 हो रहा है तो 20% की वृद्धि हो रही है। अब ऐसा कुछ सवाल मिले हमें पेपर में, कुछ ऐसा सवाल पूछे गए हैं, भले टच करना अपने आप को, ऐसा महसूस करना कि एग्जाम वाला पेपर बनाता है तो क्या सोच के बनाता है कि यार ये सवाल बनाया होगा तो कैसे बनाया होगा। तो जैसे ये सवाल हमने सीखा कि हम क्या कर सकते हैं, रेशियो बना सकते हैं, तो एक अगला सवाल आप देखिएगा यहाँ पे क्या है, सुहास का वार्षिक वेतन इतना था, 18 लाख से बढ़कर 22 लाख हो गया। अब आपसे पूछ रहा है उसके प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो अगर कोई बच्चा गणित के हिसाब से चलेगा कि पहले दोनों का अंतर करेगा, 4 लाख, फिर ऊपर 4 लाख लिखेगा, नीचे 18 लाख लिखेगा, गुणा 100 लिखेगा, तो गलत है। आप क्या कर सकते हैं, सवाल में रेशियो बना सकते हैं। 18 से 22 हो रहा है मतलब 9 से 11 हो रहा है, बाकी जीरो से क्या मतलब अपने को भाई, 18 लाख 22 लाख, तो लाख तो रेशियो में कट ही जाएगा, तो 18 से 22 हो रहा है मतलब 9 से 11 हो रहा है, उसका मतलब उसके वेतन में 2/9 की वृद्धि हो रही है, जिसका मतलब 22.22% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, और मतलब ऐसे देख के सवाल हो जाएगा। जैसे एक और सवाल है कि भाई 15 से 18 लाख हो रहा है, इसका मतलब 5 से 6 हो रहा है, 5 से तो 1/5 की वृद्धि हो रही है, मतलब 20% सवाल का उत्तर होगा। तो ऐसे सवाल मिलेंगे एग्जाम में, और ये जानबूझ के बनाएगा सवाल भाई ये सवाल बनाया उसने जानबूझ के कि यार इतना और इतना बड़ा डाटा दे रहा है, तो बच्चा सोचेगा ऊपर 3 लाख लिखेगा। अब बस वो जो लिखेगा ना ऐसे 3 लाख, फिर नीचे लिखूंगा मैं 15 लाख, हालांकि वो फास्ट लिखेगा, मुझे पता है बहुत जल्दी लिखेगा बेचारा, बट गलत है ये। तो लिखना नहीं, अपने को सीधा सीधा सोचना है कि 15 लाख से 18 लाख हो रहा है, इसका मतलब 5:6 का मतलब हो गया 1/5 की वृद्धि, मतलब 20% हो गया। चलो ठीक है, चलो एक सवाल है, कितना बढ़िया कैलकुलेटिव सवाल है। एक रेलगाड़ी में यात्रियों की औसत संख्या पिछले वर्ष 1,35,408 से बढ़कर इस वर्ष 1,41,050 हो जाती है, तो वृद्धि प्रतिशत बताओ क्या है।
अब तुम्हें पता है या तो तुम रेशो बना भी नहीं सकते, मतलब रेशो बनाएंगे तो 2 से काटोगे तुम पहले ना, और फिर मैं सोचूंगा यार ये अंतर निकालना पड़ेगा, मुश्किल काम है। तो इतना मुश्किल सवाल एग्जाम में ऐसा तो होने की हर सवाल ही छोड़ने लायक होगा भाई। तो मैं इस सवाल में दिमाग ऐसा लगाऊंगा कि भाई मुझे पता है कि फाइनल आंसर का प्रतिशत वर्दी कमी पूछ रहा है, तो मैं ओरिजिनल डाटा से सवाल कर लूं, चाहे उसका रेशो बना के सवाल कर लो, बात एक ही है। तो मैं एक काम करता हूं, रेशो बनाने का मतलब ये थोड़ी होता काटना ही, भाग भी देना रेशो होता है। तो मैं क्या करता हूं, उसको लगभग ऐसा मान लेता हूं कि ये 135.408 और ये 141.050 मान लेता हूं, छोटा कर लेते हैं नंबर थोड़ा सा। अब मुझे इतना पता है कि ऑप्शन थोड़ा करीब भी है, जैसे देखो गैप काफी ज्यादा है, लेकिन ये थोड़ा करीब ऑप्शन है, तो मैं चाहता अगर ये करीब ना होता तो मैं इसको 135 में मान सकता हूं लगभग, मैं लगभग उत्तर निकालूंगा। बट ये 135.4.8 है, तो आप ज्यादा रिस्क ना लो, उसके लिए लगभग इसको 135.5 मान लो और लगभग इसको 141 मान लो। सही। अब मैं यहां से वर्दी परसेंट कमी परसेंट निकाल सकता हूं, तो आप बताओ अंतर कितने का है? 5.5 की वर्दी हो रही है कितने पे, और आप इसको कैलकुलेट करोगे तो पॉइंट का तो कोई मतलब है नहीं, और 5 से काटेंगे तो 11, और यहां 5 से काटेंगे तो 200, एक उत्तर, और गुणा किससे भाई? 100 से अगर आप गुणा करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा। अब आप बताओ 271 में अगर आप 1100 में 271 का भाग देंगे तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, 4 बार या 5 बार? 4 बार जाएगा, तो ये सवाल का राइट आंसर बनेगा। सही, ओके भाई। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, एक नॉर्मल कैलकुलेशन सवाल है, ठीक है। 400 का 25%, 1260 का 35%, 1800 का 27% बराबर ऐसे दे रखा, तो कैलकुलेशन करना है। 400 का 25% 1/4 भाग, तो ये तो 100 हो गया। 1260 का 35% निकालना है, इसका मतलब है कि आप 630 का 70% निकालेंगे, जिसके लिए आप 63 को 7 से गुणा करेंगे, जिसके लिए आप 420 में 21 जोड़ेंगे। 7 6 का पहले 420 और 21 441 हो गया। इंपॉर्टेंट मैं जो बोल रहा हूं ना वो है, समझ रहे हो बात को? ठीक है। 1800 का 27% निकालना है, तो सीधा है 1827 को गुणा कर दो। अब 1827 से गुणा करेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसमें 9 है और इसमें भी 9 है, तो 9 का स्क्वायर 81, और इसमें 2 और 3 6, 81 को 6 से गुणा करेंगे तो 8 6 48, 480 में 6 जोड़ेंगे 486 हो गया, और 486 बराबर 1020 प्लस एक्स हो गया। सही बात है। अब इसको आप घटाओगे तो देखो ऐसा कर लेते हैं हम, देखो ये 400 400 ये और ये 1020 हुआ ना, 1020, 400 400 800 900 और 80 और 40 120, 9 1020 से 1020 घट गया, 6 और 1, एक्स का मान 7 आ गया, जो कि 6 और 10 के बीच में होगा। सही। तो ये तो नॉर्मल सवाल था, तुम खुद भी कर लेते, ऐसी कोई बात नहीं। चलो ये सवाल देखो एक बार, 81.84 के 66.67% के 7.14% का मान कितना होगा? तो देखो ऐसा याद रखना आपको भाई, ये चीज इंपॉर्टेंट है। 66.67% होता है 66 से ही 2/3% का, ठीक है भाई। और ये जो 7.17 है ना भाई, इतना देख लिया करो, 7 से ही कुछ नंबर थे, तो ये 7 से 1/7 का रिजल्ट होता है। ये 2 रिजल्ट है, ठीक है। 7 से 1/7 को बोल रहे हैं 7.14, और 66.67% का मतलब है 66 से 2/3%। यानी मुझे क्या करना है, 81.84 का 66 से 2/3 का मतलब 2/3 भाग, और 7 से 1/7 का मतलब है 1/14, 1/14 होता है, 7 नहीं होता है, 14 से 2/7% होता है 1/7 तो, ठीक है। वो ज्यादा खास बात नहीं है, सबको पता है 66 से 2/3 का ही रिजल्ट 66 पॉइंट आता है। और 67 क्या होता है, हमेशा ध्यान रखो, जब भी पॉइंट के आगे 67 दिख रहा है, वो 67 नहीं होता, वो 6 6 6 6 6 कंटिन्यू होता है, उसको 67 लिखता हूं, वो हमेशा 2/3 का रिजल्ट होता है। और अगर आगे क्या होता, 33 होता, तो वो 1/3 का रिजल्ट होता। ये जो 0.14 होता है ना, जैसे एक चीज ये भी एक मेमोरी वाली बात है, 1/7 का रिजल्ट होता है 0.1428 57 14 28 57, इसका रिजल्ट चलता है। तो सबको पता है कि 1 में 7 का भाग देने पे 0.14 से स्टार्टिंग होता है, तो जितने भी 1/7 वाले रिजल्ट होते हैं उसमें यही कंडीशन होता है। तो चलो आप भाग दे सकते हो भाई, 2 का भाग दिया, 7 21 और 21 एकम 21.04, तो 1.04 सवाल का राइट आंसर होगा। ओके ठीक है भाई। चलो ये भी एक सवाल है, ए बी का 95% है, तो ए का कितना परसेंट बी है, यानी इसको ऐसे पढ़ेंगे बी ए का, तो ये भी एक अच्छा सवाल होता है। सबसे पहले तो यहां से आप रेशो निकालो कि ए बी का 95% है, तो आप रेशो निकालेंगे कि ए जो है वो बी का 95% है, तो ये 19/20 का रेशो आएगा। सही बात है। अब सवाल में ये पूछ रहा है कि ये जो बी है ना 20,
ये जो बी 20 है ये 19 का कितना परसेंट है, बी ए का कितना परसेंट है, तो 20 19 का कितना परसेंट है, तो 20/19 गुणा, मैं गुणा 100 नहीं कर रहा अभी, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 से 1/19। अब मुझे पता है 1 का मतलब 100% होता है और 1/19 का मतलब 5 से 5/19% होता है, जिसको अगर आप जोड़ेंगे तो 105 से 5/19% आएगा। ठीक है, तो ये भी एक लॉजिक होता है, जब ऊपर बड़ा नंबर आ जाए नीचे छोटा नंबर आ जाए तो आपको पता है 1 से कुछ नंबर आएगा, और मुझे भी पता है 1 से 1/19 आएगा, तो 1 को भी मैं जानता हूं 100% होता है, 1/19 भी मुझे याद है 5 से 5/19% होता है, तो दिमाग में कैलकुलेशन करेंगे दोनों का रिजल्ट जुड़ जाएगा, 105 से 5/19% हो जाएगा। सही, चलो भाई अगले सवाल पे आते हैं हम। एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पे 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है, तो स्कूटर की कीमत में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो ऑप्शन थोड़े बढ़िया है, मिश्र भिन्न में सवाल पूछ रहा है, तो मैं सक्सेसिव फॉर्मूला लगाऊंगा भाई 10%, 5%, 15% 3 बार वृद्धि हो रही है, तो 3 बार वृद्धि का मैं सक्सेसिव फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम 10 के साथ 15 ले लेते हैं, थोड़ा सा ठीक रहेगा। 10 और 15 25 में 1.5 जुड़ेगा, तो 26.5 तो ये हो गया, 26.5 प्लस 5 और उसमें भी प्लस होगा, यानी कि क्या होगा 26.5 इंटू 5/100 होगा, ये कैलकुलेशन करना है। तो ये कितना हो जाएगा 31.5 होगा, और तुम्हें दिख रहा होगा 31 या 31 से जस्ट बड़ा ही आएगा, भले 31, तो ये पूरा करने की क्या जरूरत है भाई अपने को, भाई इसका रिजल्ट 31.5 हो रहा है और तुम्हें पता है इसमें प्लस होगा, तो या तो 31 पॉइंट कुछ रहेगा या 32 पॉइंट कुछ आंसर रहेगा, तो 32 वाला एक ही ऑप्शन है, यही सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। सही, ठीक है, तो ये ठीक रहेगा कैलकुलेशन में। चलो भाई एक सवाल और देखो क्या है, संख्या जो p है वो 150 से 15% अधिक है, और यदि k जो है वो p से 15% कम है, तो k किसके बराबर होगा? तो वैसे क्वेश्चन आपको पता है क्या होगा, संख्या p का मान 150 से 15% ज्यादा है, तो जब मैं 150 का 15% ज्यादा करूंगा तो p का मान आएगा, फिर जो p का मान आएगा उसका 15% कम करूंगा तो k का मान आएगा। तो के पी तो छोड़ो, आप सीधी सी बात में सवाल ये पूछना चाहता है कि अगर 150 को 15% ज्यादा और फिर 15% कम किया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा? तो चाहो तो तुम ऐसे कर सकते हो कि 150 को 15% ज्यादा और फिर 15% कम करोगे, तो आप डायरेक्ट खोज सकते हो कि 15% वृद्धि 15% कमी का मतलब है 2.25% की कमी होगी, और 2.25% का मतलब होता है 2 से 1/4% की कमी होगी, जिसका मतलब है 4 दूनी 8 और 1 9/400 की कमी होगी। तो आप 150 का 9/400 कम करके कर सकते हो, या फिर कुछ और तरीका सोचते हैं अपन, भले इन दोनों चीज को हम डायरेक्ट कर लेते हैं, 2.25% की कमी होगी। चलो ठीक है, ऐसे रहना दो इसको। अब मुझे क्या करना है, 150 का 2.25% निकालना है, तो मैं पहले 150 का 2% निकालूंगा, जो कि 150 का डबल 300 और 100 का भाग देंगे तो 3 ही होगा मात्र। ठीक है भाई, तो इसको 150 में से 3 तो ये कम होगा 147, और 147 के बाद में इस 150 का 0.25% और निकालोगे तुम, और वो लेस करोगे, तो तुम्हें पता है 150 और 0.25 को गुणा करके 100 का भाग देंगे तो 15-25 गुणा होता है, तो 375। भाई कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब 150 का हम 0.25% और निकालेंगे, तो पॉइंट तो छोड़ो एक बार, पहले 115 को 25 से गुणा करेंगे, जो कि 20 के स्क्वायर 375, मतलब 400 से 25 कम 375 होगा। अब 375 एक जीरो ये भी है, और इसमें बट्टे के नीचे कितनी 4 जीरो है, तो 0.375 ही तो आएगा ही। इसको ना भी करते तो भी चल जाता काम भाई, मतलब 150 का टोटल मिला के 2.25% कम होगा, तो 150 का 2% तो 3, तो 3 कम होगा 147, और फिर 150 का 0.25% बहुत ही कम होगा, जब 2% ही कितना 3 होगा, तो 0.25% तो कितना हुआ, उसका भी 1/8वां हिस्सा हुआ है, तो वो तो बहुत कम होगा। तो इतना सोच के भी सवाल कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है, कि जब आप 150 में से 3 कम करोगे तो 147, और 147 में थोड़ा सा और कम करेंगे तो या तो 146 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है। तो ये वाला तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन में भी सवाल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, तो रामनारायण के वेतन में ये 3 से 1/9% है, 3 से 1/9% की कमी, और फिर उसके वेतन में 7 से 2/5% की वृद्धि हुई।
तो नया वेतन उसके मूल वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो ये सवाल ये हो गया कि एक व्यक्ति है जिसके वेतन में 3 से 1/9% की कमी होती है और फिर कम किए गए वेतन में 7 से 2/5% की वृद्धि होती है। तो एक वेतन में 2 बार क्रमागत वृद्धि कमी होती है और आपसे पूछ रहा है कि टोटल वृद्धि कमी कितनी हुई। भाई यही पूछ रहा है कि नया वेतन मूल वेतन से कितना प्रतिशत कम या अधिक होगा, तो वृद्धि कमी परसेंट पूछ रहा है। तो सक्सेसिव लगा सकते हो या फिर सक्सेसिव लगाएंगे तो ऐसे नंबर में कौन सक्सेसिव लगाता है भाई, फाउंडेशन बैच में तो हम इग्नोर करते हैं ना भाई सक्सेसिव। लेकिन अगर आप रेशियो निकालोगे ना तो मुश्किल काम है। जैसे 7 से 2/5 का रेशियो निकालो, 7 पंजे 35 और 2 37/500, तो 37 और 500 बिल्कुल नहीं करते एक दूसरे से, तो रेशियो बनेगा 537/500 का रेशियो बनेगा, जो कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। और यहां से रेशियो बनेगा 29, 27 और 1, हालांकि 28 हो रहा है, 4 से घटेगा, ऊपर 7 और नीचे 25 नाम 225, और 7 और 225 का अंतर करके रेशियो बनेगा, तो वो भी एक डाटा रहेगा। तो रेशियो वाला तरीका यहां पे बैट्स बनेगा ही बनेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, सवाल में क्या लगाएंगे, हम सवाल में लगाएंगे हम सक्सेसिव फॉर्मूला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 से ही 2/5 में से 3 से ही 1/9 घटाएंगे और उसमें से माइनस होगा 7 से ही 2/5 गुणा 3 से 1/9/100। ये कैलकुलेशन होगी। इसको तो हम बाद में देखते हैं, पहले इसको हैंडल करते हैं। देखो 7 में से 3 घटेगा 4, ये एलसीएम कितना आएगा 45, ये 18 और 5, तो 18 में से 5 घटाया 13, तो भाई ये आ जाएगा 4 सही 13/45 और इसमें से ये माइनस होगा। और तुम्हें पता है कितना है, पता है, जैसे 4 के बाद पॉइंट लगेगा और 25 पंजे 125 हो गया, तो ये लगभग 45 का 3 गुना है, तो लगभग 4.3 हो गए। अब इसको अगर आप इससे गुणा करके फिर 100 का भाग दोगे तो आपको पता है किसका भाग लग रहा है, 4500 का भाग लगेगा। 7 पंजे 35 और 2 37 और 28, 37 और 28 को गुणा करके आप 4500 का भाग दोगे। तो पहले तो एक बात देखो, आप चीजें समझो, मतलब आप ऐसा सोचो एक बार, मतलब 37 को 28 से गुणा करेंगे और उसमें 4500 का भाग देंगे, तो 37 को 28 से गुणा करते हैं तो लगभग 3 या 4 डिजिट का नंबर आएगा। 45 का भाग देने पे 2 डिजिट का नंबर आएगा, 2 डिजिट के बाद दशमलव लगेगा और 2 डिजिट के बाद वाले दशमलव में फिर आप 100 का भाग और देंगे तो 0 पॉइंट से स्टार्ट ही होगा, कंफर्म है। तो जब आप 4.3 में से 0 पॉइंट कुछ घटाओगे तो लगभग आपका आंसर 4 होगा या 3.958 के आसपास जाएगा। तो इतना कम तो नहीं हो सकता भाई। एक तो वृद्धि होगी सवाल में, एक तो ये समझ लो क्या होगी, वृद्धि होगी। अब या तो 3.03 की या 4.04 की, तो मुझे नहीं लगता कि 3.03 तक जा सकता है, क्योंकि जब आप 4.3 में से 3.03 पे जाओ तो ये तब हो सकता है जब आप कम से कम कितना घटाएं, एक पॉइंट कुछ घटाएंगे तभी होगा। सही बात है भाई, 1 पॉइंट कुछ घटाएंगे तभी तो 3.03 पे जा सकता है, तो हम तो घटाएंगे 0 पॉइंट कुछ, तो इसका मतलब कंफर्म है 4.04% की वृद्धि सवाल का उत्तर होगा। मतलब पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है इतना जो भी है। और यही तो सीखना अपने इस बैच में भाई, और क्या सीखना है बोलो। ठीक है भाई, ठीक है। बाकी आप गुणा कर सकते हो, ऐसी बात नहीं, हो जाएगा, गुणा करना ही नहीं अपने को। चलो ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। जैसे ये तो एक नॉर्मल सवाल है, थोड़ा कैलकुलेटिव लगा मुझे सवाल, और मैं इस 200 सवालों की सीट में ये भी सोच के सवाल लेता हूं कि अगर आप बाद में और कुछ ना भी पढ़े, इनको पढ़े, तो एक एक टाइप के एक 2-2 सवाल भी कम से कम रहे, ताकि आप रिवीजन पता रहे कि यार भिन्न वाला भी सवाल होता है, वो कंडीशन है। तो क्वेश्चन एक ये है कि एक भिन्न के अंश में 88% वृद्धि, हर में 55% की वृद्धि की जाती है, तो भिन्न का मान 1504/775 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है? फाउंडेशन में क्या पढ़ा था हमने, x/y, x का 188, y का, लेकिन तुम्हें पता है बराबर में 1504/775 होगा। अब तुम बताओ, इधर जो x के गुणा में 188 होगा उसको क्रॉस करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वो नीचे वाले 775 से गुणा होगा, और जो y के गुणा में, जो हर के y के गुणा में जो 155 होगा वो ऊपर वाले हर से गुणा होगा। तो थोड़ा स्मार्ट कर ले थोड़ा सा भाई, x/y को भूल जाओ, अब नहीं लिखेंगे हम, तो हम सीधा सवाल करेंगे 1504/775। अब मुझे बताया कि अंश में 88% वृद्धि, तो नीचे 188 आएगा, और हर में जो 55% की वृद्धि है तो ऊपर 155 आएगा। परसेंट से परसेंट तो कट ही जाएगा ना। अब आप इसको डिवाइडेशन करेंगे तो मुझे दिख रहा है पूरा 5 बार कट रहा है, और ये भी कटेगा, और वैसा आपको दिख रहा है इनमें 5 का भाग नहीं जा रहा, तो एक ऑप्शन दिख रहा है 5/8 वाला भाई, क्योंकि दिख रहा नहीं 5 है, तो 5 किसी से कट रहा है क्या, तो नीचे तो 5 बचेगा, कंफर्म है ऊपर ये 8 बार ही कटेगा। आप देख सकते हो 18 × 144 1440, और 8 × 64 और होता है, तो मेरे हिसाब से 8/5 सवाल का उत्तर हो जाएगा। सही है। तो थोड़ा देखो यही चीज आदत बनानी धीरे धीरे, कि अपने को ये नहीं कि हर चीज लिखना हो कि x/y लिखना है। अब आपने समझ लिया कंसेप्ट, तो अब दिमाग ये लगाओ कि पेन पेपर कम चले और दिमाग में सवाल कैसे हो सके, वो इंपॉर्टेंट है।
ओके भाई, चलो ये भी एक अच्छा सवाल है। x1 जो है वो x2 से 11% अधिक है और x3 से 67% कम है। पहली बात तो देखो, इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए कि आपको पता है परसेंटेज का टाइप नंबर 4 वाला सवाल है। x1 x2 से 11% अधिक, x3 से 67% कम है, तो यहां से x1 x2 3 का रेशियो आएगा। रेशियो के दो पैटर्न होते हैं, कड़ी और मैं तो सवाल को पढ़ते 1 सेकंड में बता सकता हूं, इसमें कड़ी नहीं बनेगी। आपको x1 और x2 का रेशियो अलग बनाना पड़ेगा और x1 और x3 का रेशियो अलग बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि x1 x2 से 11% अधिक है, तो यहां से x1 और x2 का रेशियो आएगा। और फिर जो x1 है वो x3 से 67% कम है, तो x3 का 67% कम करेंगे तो कड़ी तो नहीं बन पाएगी, तो रेशियो बनाएंगे भाई। अब रेशियो बनाएंगे और नंबर देखो बढ़िया है, 11% अधिक का रेशियो 111 में जाएगा। तो देखो कैलकुलेशन को हैंडल कैसे करना है, यानी स्मार्टनेस हम क्या बना सकते हैं। x1 x2 से 11% अधिक है तो रेशियो बनेगा 111 और 100, और ये जो x1 है ये x3 से 67% कम है तो 33 और 100 का रेशियो बनेगा। अब एक चीज ना बैठा लो, ये बहुत काम की बात होती है। 111 होता है ना, 111 37 इंटू 3 होता है। 111 क्या होता है, 37 इंटू 3 होता है, और ये 3 इंटू 11 है। तो जब आप x1 के रेशियो को इक्वल करोगे तो ये 37 इंटू 3 है, ये 3 इंटू 11 है, तो 3 तो कॉमन है, तो इसको 11 से इसको 37 से गुणा करेंगे। फिर मैं सवाल को देख लिया, भाई गुणा कर लोगे, भाई देखो समझना है, सवाल गुणा कर लेंगे रेशियो आ जाएगा। फिर मुझे बताया कि x2 का मान 1331 दे रखा है, तो x2 का जो भी मान आएगा रेशियो आएगा 1331 में, उसके रेशियो का भाग देंगे और फिर आपको x3 वाले रेशियो से गुणा करके आंसर निकालना है। तो एक बहुत अच्छी चीज है, ये भी सीखने लायक चीज है। मुझे इस 1331 में किसी एक रेशियो का भाग देना है और दूसरे को रेशियो से गुणा करना है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, 111 को आप गुणा करोगे किससे, 11 से, तो पूरा गुणा मत करो आप, भाई गुणा करो ही मत, बस आप ऐसे लिख दो कि ये 11 से गुणा होगा और ये किससे गुणा होगा, 37 से गुणा होगा, बस ये हो गया। गुणा मत करो इसको, इसमें टाइम वेस्ट मत करो, हो गया। ये तब जरूरत होगी जब आपको सवाल में ऐसा होता है कि x1 और x3 का योग या अंतर वाला अमाउंट अगर सवाल में देगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी, गुणा करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट आपको x1 x2 x3 में से कोई भी एक का अमाउंट देके दूसरे का अमाउंट पूछ रहा है तो हमें उस अमाउंट में एक रेशियो का भाग देके दूसरे से गुणा करना है, और भाग और गुणा करना है तो रेशियो को गुणा करने की जरूरत नहीं। हो गया गुणा। इसका मतलब हम कह सकते हैं x2 का मान जो 1331 है वो 100 इंटू 11 के बराबर है, और आपको x3 का मान चाहिए तो 100 इंटू, और 100 से 100 कट गया और 11 का भाग देंगे तो 121 आ गया। वैसे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, नहीं कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप 37 को गुणा कर सकते हैं किससे, 121 से, तो पहले कितना आएगा 300, 407 आएगा पहले, और 407 को अगर आप 11 से गुणा करोगे तो 7 7 4 4 होगा। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बताओ सही बात है। तो अपन क्या करते हैं, ये गलतियां करते हैं छोटी छोटी, करते हो नहीं करते हो आप। मेरे हिसाब से 33 को 37 से गुणा करते भाई अपन। तो यही चीज सीखनी है अपने को ना, कि भाई यहां गुणा तब जरूरत पड़ेगी जब आपको ये जो अमाउंट 1331 है ये कोई दो का अंतर, या अगर योग या अंतर होता तो फिर तो गुणा करना ही पड़ेगा आपको, जो भी वो कंडीशन है। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिलहाल नेक्स्ट सवाल पे। एक संकट के कारण राज्य एक से कुछ लोग राज्य बी में चले गए और इस प्रकार दूसरे राज्य की जनसंख्या में 19.96% की वृद्धि हो गई। तो ये सवाल लेने का रीजन है ये नंबर भाई, और पता है 19.96%, 19 सही 1 बटा क्या होता है, नंबर होता है कि 19 सही वाला कुछ नंबर, ऐसा कोई नंबर याद किया हमने, कुछ भी नंबर नहीं है ऐसा। तो राज्य ए के कुछ लोग राज्य बी में चले गए, इस प्रकार राज्य बी की जनसंख्या में 19.96% की वृद्धि हो गई। हालांकि बाद में वो सभी राज्य ए में वापस लौट गए, तो गणना कीजिए कि राज्य बी की जनसंख्या में कितने परसेंट की कमी हुई। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि राज्य ए से कुछ लोग अगर बी में चले तो राज्य बी की जनसंख्या में 20% की 19.96% की वृद्धि हो गई। तो आप मान सकते हैं कि भाई 100 से 119.96। लेकिन देखो इस सवाल में इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, पता नहीं क्यों होता है, ऐसा फील होता है यार 19.96% का कैलकुलेशन कैसे करवाएगा वो, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ दिया होगा। तो मैंने दिमाग लगाया सवाल में, सोचा कि एक काम करते हैं 19.96% को लगभग हम 20% मान लेते हैं। भाई 20% की वृद्धि बहुत माइनर चीज है, तो हमने 20 मान लिया इसको। इसका मतलब राज्य बी की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हुई तो रेशियो बन जाएगा 5 से 6 का रेशियो। मतलब राज्य बी की जनसंख्या पहले 5 थी अब 6 हो गई। इसका मतलब राज्य ए के एक लोग राज्य बी में आए, अब राज्य बी से वो लोग वापस ए में चले गए, तो राज्य बी की जनसंख्या में कितनी कमी हो गई, यानी कि वापस 6 से वापस
एक पे आएंगे तो 1/6 की कमी होगी, जिसका मतलब 16 सही, कुछ 16 पॉइंट कुछ होता है और 16 पॉइंट कुछ से एक ही ऑप्शन है, 16.67% राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हर चीज में कुछ ना कुछ सवाल में होता है लॉजिक, बस अपने को दिखते हैं सवाल मुश्किल होते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट जरूर होता है। डन भाई, ठीक है। चलो भाई ठीक है, ये भी एक बढ़िया सवाल है। यदि चेतन की वर्तमान आय 40,000 है और इसमें प्रति वर्ष 1% की वृद्धि होती है, तो आज से 2 वर्ष बाद इसकी आय कितनी होगी? देखो, या तो दो तरीके आपके पास, कौन सा वाला कि 40,000 में हर साल 1-1% की वृद्धि होगी, तो 2 साल में 2 बार वृद्धि होगी। तो या तो ऐसा कर दो कि 40,000 गुणा 101/100 का स्क्वायर, या 2 बार लिख दो। बट ऐसा मत किया करो आप, जब ये नंबर क्या हो, बहुत छोटा हो, 1%, ऐसे मिलेंगे बहुत सवाल, 1%, 2%, ये 1 और 2 बहुत जगह मिलेगा आपको, 2.5 भी मिलेगा। अगर ये नंबर छोटा होता है ना, छोटा नंबर होता है और 2 साल का समय दिख रहा है, तो भाई आप सक्सेसिव फॉर्मूला लगाओ। 1-1% की 2 बार वृद्धि का सक्सेसिव होता है 1 का डबल 2.01, यानी टोटल मिला के 2.01% की वृद्धि होगी। तो मुझे क्या करना है, 40,000 का 2.01% निकालना है। तो पहले तो मैं 2% निकालूंगा। अब 40,000 का 2% निकालोगे तो 800, तो 800 की वृद्धि तो ये हो गई। और फिर 40,000 का 1% निकालता कौन है भाई, तो 40,000 का मतलब 4 की ओर वृद्धि आएगी, 804 की वृद्धि होगी। इसका मतलब जनसंख्या 40,804 हो जाएगी। सही भाई, आप तो 2% भी कर देते, उससे भी सवाल हो जाता। समझ रहे हो बात को भाई, 2% से भी हो जाता, क्योंकि आपको पता है 2% का मान ही अगर 800 होगा तो 0.01% का मान तो बहुत कम होगा। सही है, तो बाकी वैसे कैलकुलेशन इजी है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक ये चीज बहुत जगह सवालों में आपको मिलेगी, जहां पे क्रमागत जो वृद्धि होती है वो 1% या 2% जैसे आपको डाटा बहुत मिलेंगे। तो अगर सवाल में समय कितना है, 2 वर्ष है, मतलब 2 वर्ष के हिसाब से चल रहा है, तो आप सक्सेसिव फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्रमागत वृद्धि करो। या तो 1% होगा तो 2.01% और 2% होगा तो 4.04%। याद होगा लॉजिक, सीआई में बताया था ना, डबल प्लस स्क्वायर बटा 100, स्क्वायर बटा 100 वाला पैटर्न होगा इसमें जो भी। ओके, चलो अगले सवाल पे आते हैं। ए और बी के बीच एक चुनाव में डाले गए प्रत्येक 5वें मत को मशीन द्वारा अमान्य रूप से चिन्हित किया गया हो। ठीक है, मतलब ये सवाल ही कहना चाहता है कि ए और बी के बीच एक चुनाव में डाला गया प्रत्येक 5वां मत मशीन द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया। हर 5वां वोट अमान्य घोषित होगा, रेशियो है ये, यानी हर 5वां वोट का मतलब हो गया हर 5 में से 1 वोट अमान्य होगा, 20% कह सकते हो आप। शेष मतों में ए को 2500 मत के अंतर से, शेष मतों में ए को 2500 मतों के अंतर से या डाले गए कुल मतों के 10% के अंतर से बी से चुनाव जीत जाता है। तो आप ये कह सकते हो ये 2500 10% के, मतलब 2 चीज दी है इसने कि ए 2500 मतों के अंतर से या डाले गए कुल मतों के 10% के अंतर से बी से चुनाव जीत गया। यदि अमान्य मतों में से 90% बी के पक्ष में होते तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनाव का नतीजा होता। एक अच्छा सवाल है भाई भी। अब इस सवाल की कैलकुलेशन को इजी कैसे करना है, सवाल का बेस्ट तरीका क्या है, वो चीज समझेगा। देखो, पहली बात तो ये समझ रहा है कि भाई ये 2500 जो है और ये 10% है, वो एक ही बात है। मतलब या तो ये कह दो कि ए और बी के बीच हार जीत का फैसला 2500 मतों से होता है, या फिर कह दो कि डाले गए कुल मतों के 10% से होता है। ओके, लेकिन भाई अगर फाइनल आंसर किस में पूछ रहा है, तो मुझे ना इस 2500 की जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो ये, क्योंकि 2500 की जगह हमारे पास क्या है, 10% है, उससे हम सवाल करेंगे। तो देखो मैं क्या करता हूं, सवाल में मान लेता हूं कि मान लो टोटल डाले गए जो वोट है वो कितना है, 100 है। अब मुझे पता है हर 5वां वोट का मतलब, हर 5 में से 1 वोट अगर अमान्य हुआ तो 1/5 का मतलब 20% वोट अमान्य हुए, तो 100 में से 20% मतलब 20 वोट। तो हमें पता चल गया कि 20 वोट तो अमान्य घोषित हो गए। दूसरी बात ध्यान से ये समझना है कि आपको सवाल में क्या दिख रहा है, ए डाले गए मत, ये नहीं बोल रहा है कि वेद मत, ए जो है वो डाले गए कुल मतों के 10% के अंतर से बी से चुनाव जीता है। तो डाले गए मत कितना है, इसका मतलब है 100 का 10% मतलब है कि 10 वोटों के अंतर से चुनाव जीता है। तो मैं कह सकता हूं कि ए को 50 से 5 ज्यादा 55 और बी को 50 से 5 कम 45 वोट मिले होंगे, क्योंकि हार जीत का फैसला अगर 10 होता है तो एक उम्मीदवार के वोट 50 से 5 ज्यादा होता है, दूसरे के 50 से 5 कम होता है। तो हार जीत का फैसला या 55 और 45 वोट हो गया। सही बात है, बट 45 गलत है, ये मुझे ऐसा लग रहा है, ये भी सही मुश्किल सही हो। हाँ, 80 में से घटेगा,
80 में से घटेगा, क्योंकि इस ऐसा थोड़ी कि ये वोट भी होगा। इसका मतलब है हार जीत का फैसला 10 वोटों से हुआ है और टोटल मान्य वोट कितने हैं? 80। तो दोनों के टोटल वोट 80 है और अंतर 10 है। तो या तो एक बार दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे सकते हो, यानी कि 80 का आधा 40 से 5 ज्यादा, 40 से 5 कम होगा। इसका मतलब है कि ए को 45 वोट और बी को 35 वोट मिला, ये अंतर रहेगा इनका। चलो भाई, चुनाव का नतीजा हुआ। अब इसने एक कंडीशन डाली है, क्या बोला है? यदि अमान्य मतों में से 90% बी के पक्ष में होते तो चुनाव का नतीजा क्या होता? तो अमान्य वोट 20 है और 20 का 90% बोले तो 18 वोट अगर बी के पक्ष में होते तो चुनाव का नतीजा क्या होता? तो भाई जो उम्मीदवार पहले 10 वोटों से हार रहा था, जो उम्मीदवार पहले 10 वोटों से हार रहा था, अगर उसको 18 वोट और मिल जाएंगे तो वो उम्मीदवार 8 वोटों से चुनाव जीत जाएगा। और ये पूछना वही चाहता है, इसकी लैंग्वेज ही पूछ रहा है, डाले गए कुल मतों के 10% के अंतर से भी हार रहा था। तो अब मैं कह सकता हूं कि डाले गए मत 100 का 8 वोट, डाले गए मत 100 का 8% ही है। इसका मतलब है नतीजा ये होता कि बी जो है वो डाले गए मतों के 8% से चुनाव जीत जाता, और यही सवाल का राइट आंसर होता। सही? ओके भाई, बाकी 2500 का यूज करके भी कर सकते हो कि 2500 10% के बराबर है, तो पूरे डाले गए मत जहां पे हमने 100 माने ना, वहां पे 25,000 से भी सवाल कर सकते हो आप। लेकिन 25,000 से सवाल करोगे उससे क्या ही फायदा होगा भाई? फाइनल आंसर परसेंटेज में पूछ रहा है तो हम 100 से सवाल कर लेंगे उसी हिसाब से।